दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ आ चुका है। आपके मन में कई सवाल होंगे। क्या ये आईपीओ मुझे वही अपॉर्चुनिटी दे सकता है जो मुझे मल्टी बैगर्स में मिलती है? अगर बैंकिंग हम कहते हैं आने वाले दशक में बढ़िया बढ़ने वाला है, तो क्या इस बैंक में वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे मेरे 10-15 गुना पैसे हो सके लॉन्ग टर्म में, कि वो कहीं और है? दोस्तों, हम आज के डिस्कशन में ये जानेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री का आने वाला टिकट का क्या व्यू रह सकता है, कौन सी बैंक्स इसमें जबरदस्त मल्टी बैगर बन सकती है, और इस कंपनी में मेरे लिए क्या रखा है। मैं इसके साथ ही मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो हमने पिछले बैंकिंग में ही जो कई आईपीओ आए हुए थे उसमें हमारा अनुभव कैसा रहा, हम हमारी गलतियों से क्या सीखे और हम कैसे वेल्थ के रास्ते पे टिके रहे। तो रेडी हो दोस्तों आप लोग मेरे साथ? अगर आप लोग ये जानना चाहते हो किधर खुलेगा ना किधर, तो आपके काम का वीडियो ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस खुलेगा किधर उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पर्पस है कि आज मैं लू तो क्या ये मुझे मल्टी ईयर रैली दे सकता है, क्या ये मुझे जिंदगी भर की एक वेल्थ क्रिएशन, मुझे हर साल की रिकरिंग अर्निंग दे सकता है? अगर हाँ तो हम निवेश करेंगे, अगर ना तो सॉरी। राइट फ्रेंड्स, लेट अस गेट रेडी। सो यस, दिस इज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड न्यू आईपीओ। आइए दोस्तों, बैंक के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे एज यू कैन सी हियर, द प्राइस रेंज इज 500 to 525 रुपीज। राइट, 500 से 525 का रेंज है। 28 का लॉट हुआ, तो अपना अगर आप आईपीओ में भरते हो तो करीबन 14,700 का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब आने वाले समय की टाइमलाइन क्या रहेगी? 5 to 7 सितंबर में इसको अप्लाई करना है। 12 सितंबर को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। लगे तो शेयर मिलेंगे, 14 तारीख को क्रेडिट होंगे, नहीं लगे तो पैसा वापस आएगा 13 सितंबर को, यानी कि लिस्टिंग 15 सितंबर को इसका हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये कौन सी बैंक है? दोस्तों, ये ओल्डेस्ट और यस लीडिंग बैंक है। पर लीडिंग इसको कैसे कह सकते हैं? अपने रीजन की ये लीडिंग बैंक है। राइट, दिस इज अ रीजनल प्लेयर, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, कोई पीएसयू नहीं है। इनकी 509 ब्रांचेस है और 50 लाख से ज्यादा इनके दोस्तों कस्टमर बेस है। तो यस, बैंक का पास्ट अच्छा है और काफी अच्छा इन लोगों का दोस्तों कस्टमर बेस है। पर इससे लेंगे नहीं लेंगे वो डिसीजन नहीं आता है, वो भी अपन देखेंगे। अब कंपनी का प्रमोटर कौन है? जनरली हम लोग देखते हैं ना कि इंडसइंड बैंक के पीछे कौन है, यस बैंक के पीछे कौन है, तो इनके पीछे कौन है? दोस्तों, इनके कोई क्लियर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप नहीं है। ये मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज की गई पूरी बैंक है। यहाँ पे ये मैंने 80% होल्डिंग तक का दिया हुआ है, क्योंकि ये फोटो में हमने 1% से ज्यादा जिनके भी पास होल्डिंग है वो सबके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टर है इस कंपनी के अंदर। राइट, ऑफर क्या है दोस्तों? आईपीओ में हमारे लिए क्या है दोस्तों? ऑफर में ओएफएस है, यानी ये ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे कोई प्रमोटर फंड रेज करने नहीं आया है कि भी मैं मेरे शेयर दे दूंगा और मेरे को पैसा मिलेगा। नो, ये जो ऑफर है ये है किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक अपने 1.5 करोड़ शेयर्स आप लोगों को देगी और इससे ये लोग करीबन 850 करोड़ रुपए रेज करेंगे। टीयर 1 कैपिटल की बेस रिक्वायरमेंट में ये लोग ये पैसे को यूज करेंगे। तो दोस्तों, ऑफर बिल्कुल क्लियर है। अब अगर इनके अभी के हम फाइनेंशियल डेटा देखें दोस्तों, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे पेड अप कैपिटल बोलो या आप लोग इक्विटी कहते हो, वो दोस्तों 142 करोड़ का, 143 करोड़ का है। नेटवर्थ यानी अब तक की जो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग है वो है 5,500 करोड़ के करीब की, टू बी एग्जैक्ट 5336 करोड़। कंपनी प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट मेकिंग है तो ये रिटर्न अर्निंग बढ़ती जाती है, वैसे कंपनी बैंक की नेटवर्क बढ़ती जाती है। अब मूल बात, ये तो चलो कंपनी की नेटवर्क हुई, मेरे हिस्से क्या आएगा? मैं अगर एक शेयर लेता हूं तो मेरे को ये 5,500 करोड़ में से मेरा कितना हिस्सा है? वो है दोस्तों 374। 374 इज नेट एसेट वैल्यू, और यू कैन से दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ योर बैंक। कितना है? 374। राइट, बोरोइंग ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि ये तो बैंक है, फंड रेज किया होता है इन्होंने और उस पे से आपको क्रेडिट देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे दोस्तों कंपनी के, तो टोटल इनकम करीबन 5,000 के करोड़ के करीब ये लोग पहुंचेंगे। 4656 करोड़ का इनका टोटल इनकम। प्रॉफिट बैंक करती है 822 करोड़। राइट, 822 करोड़। तो यस, आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है। यस बैंक जैसा इनका हाल नहीं है, जो उनका हुआ वैसा नहीं है, आईडीबीआई जैसा नहीं है यहाँ पे। राइट, अर्निंग पर शेयर, अब ये जो हुई ये तो कंपनी की प्रॉफिट हुई। मेरे पास एक शेयर है तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट कितना? 58 रुपीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या जानकारी मिली? अगर मैं एक शेयर लेता हूं जो 550 में मुझे आज आईपीओ में मिल रहा है, तो मुझे इसमें 58 रुपीज तो मेरे को वैसे भी मिल रहे पर ईयर की अर्निंग। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। राइट, यहाँ पे करीबन आपकी यील्ड कितनी हुई दोस्तों? सोचो 550 भर रहे हो, 58 रुपए तो वापस आ रहे, तो 10% यील्ड हुई। तो मैं अगर ये बैंक की एफडी ले रहा हूं उससे तो अच्छा है कंपनी का शेयर लू। एफडी में 6% मिलता है, इधर 10% तो मिलेगा ना। राइट, और वैल्यूएशन भी मेरे को कितने मिल रहे हैं? मेरे 550 भरने पे 375 के तो वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशन महंगे नहीं है दोस्तों, चीप है। राइट, ओपनिंग आपको मिलना चाहिए यहाँ पे अच्छा। पर अभी कौन
किस बेस पे इन्होंने ₹550 भाव रखा है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है, राइट? क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, मैंने तो बोल दिया सस्ता है, पर वो सस्ता किसके बेस पे बोलेंगे? नॉर्मल आईपीओ जो आते हैं वो सब काफी महंगे होते हैं, 40-50 के वैल्यूएशन पे आपको आईपीओ में शेयर दिए जाते हैं। फिर ये क्यों सस्ता मिल रहा है, वो भी देखना चाहिए। हम लोग इनके बेसिस ऑफ ऑफर देखते हैं, दो चीज देखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी बैंक के बारे में बातें, अच्छी बातें, राइट? यहाँ पे बुरी बातें तो आएगी नहीं, बुरी बातें हम बाद में बताएंगे, पर क्वालिटेटिव बातें और साथ में ये क्वालिटी से क्वांटिटी क्या निकली। सो वी नीड टू चेक क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, और तीसरा भाग ये दोनों ठीक है, पर दूसरी जो बैंक यही क्षेत्र में है वो कैसा कर रही है। सो वी विल कंपेयर देम विद द पीयर ग्रुप। सो यस, एज वी डिस्कस्ड, इट्स अ 100 years old बैंक, स्ट्रॉन्ग लेगेसी, लॉयल कस्टमर बेस एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग सर्विसिंग फ्रेमवर्क। पुरानी बैंक है, रीजनल है। अब रीजनल को ये लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, वैसे रीजनल कभी पॉजिटिव नहीं होता है, रीजनल इज नेगेटिव। बट यस, अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्वालिटेटिव फैक्टर हमारे, हम रीजनल तमिलनाडु में है, देखो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो तमिलनाडु इंडिया के टॉप 5 स्टेट में आता है, राइट? टॉप 5 स्टेट में, जैसे आपका टॉप 5 स्टेट्स में और कौन आते हैं? महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु भी ये टॉप 5 स्टेट्स का एक हिस्सा है। तो ये जो रीजन में है वो रीजन अच्छा पैसे वाला है, तो इनको बैंकिंग में भी इसका फायदा हो सकता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर में लिखा है कि हम ऐसे स्टेट में नहीं है जहां पे पैसा नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तमिलनाडु विद फोकस टू इंक्रीज प्रेजेंस इन अदर स्ट्रेटेजिक रीजन। दोस्तों ये अपनी पहुंच दूसरे रीजन में भी बढ़ा रहे हैं, वहां जहां पे पैसा है वहां पे ये लोग भी जा रहे हैं, राइट? थर्ड, फोकस, एडवांसेस विद फोकस ऑन एमएसएमई। दोस्तों ये उभरता सेक्टर है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई दोस्तों वैसे इसलिए क्योंकि आज की जो बड़ी कंपनी वो एक जमाने में तो एमएसएमई थी ना, राइट? तो यस, गुड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिटेल सेगमेंट। हम ये भी देखेंगे कि ये जहां पे इनका फोकस है ये गलत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे गेम हो सकती है। वी विल चेक इन इंडस्ट्री एनालिसिस। फोर्थ, ग्रोथ, फ्रेंड्स दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। डिपॉजिट बेस, दोस्तों इनका फंड सोर्सिंग का पहला तरीका क्या होता है कोई भी बैंक का? डिपॉजिट। डिपॉजिट हम लोग रखते हैं, 5-6% मिलते हैं, यही डिपॉजिट पे ये लोग क्रेडिट देते हैं लोगों को ऊंचे ब्याज पे। तो जो बीच का स्प्रेड होता है वो नॉर्मली हर बैंकिंग का एक प्रॉफिट होता है, राइट? तो दे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग डिपॉजिट बेस विद फोकस ऑन लो कॉस्ट रिटेल कासा, राइट? नाउ दिस वाज क्वालिटी। चलो क्वालिटी देख ली, लेकिन ये क्वालिटी से क्वांटिटी क्या निकल के आती है वो देखना बहुत जरूरी है। तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिस ऑफ ऑफर, क्वांटिटेटिव बेसिस। दोस्तों हमने पहले बात कर दी मुझे क्या मिल रहा है। दोस्तों पर शेयर 57.67 का मेरा ईपीएस यहाँ पे दोस्तों हुआ। सो पी कितने का है दोस्तों? खाली 9। तो बहुत सस्ता हुआ। आज बाजार 21 के पी पे है, प्राइवेट बैंक भी 20 के पी पे है, और ये खाली 9 के पी पे मिल रहा है, तो सस्ता तो है। क्यों, हम बाद में देखेंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.4% की है, सो दैट्स ग्रेट दोस्तों। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% की है, मतलब जो भी कंपनी की नेटवर्क अब तक बनी है उसमें 15% कमा रहे हैं, तो दे आर नॉट मेकिंग लॉसेस, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज नॉट टू लो। तो यस, यहाँ पे मैं निवेश कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं एफडी लेता हूँ मेरे को रिटर्न कितना मिलता है? 5-6%, राइट? ये स्टैटिक होता है, पर यहाँ पे 15.4% अगर मेरे को मिलता है, राइट, एज अ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब इनके पास्ट नेटवर्क पे ये लोग इतने कैपेबल है देने के, तो यस पैसा बन सकता है इधर। एनएवी, मेरे हिस्से की अर्निंग अर्निंग नहीं सॉरी मेरे हिस्से की वैल्यू 374। तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो वो भी 1.4 है। अब बाजार करीबन 4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने पहले बताया वैल्यूएशन चीप है। कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने शेयर महंगा दिया है, पर असल में महंगा या सस्ता ये पीयर ग्रुप से कंपेयर करके पता चलेगा। ऐसा तो नहीं कि इनके पीयर ग्रुप की सस्ते मिल रहे हैं कुछ कारणों से। चलो दोस्तों ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो नाउ जहां पे पूरा ये थर्ड पार्ट है बेसिस ऑफ ऑफर के। दोस्तों यहाँ पे मैंने पीयर ग्रुप से इनका कंपैरिजन करके दिया है। अब पीयर ग्रुप प्राइवेट बैंक में कौन सी बैंक आती है? वैसे देखा जाए तो आपकी सबसे बड़ी एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बट दीज ऑल आर नेशनल प्लेयर। तो ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन यस बैंक, ये सब नेशनल प्लेयर हुए, आईडीबीआई बैंक। रीजनल बैंक के साथ वैसे इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, राइट? जो नेशनल होंगे पर फिर भी हर एक बैंक का एक रीजनल होता है जहां पे वो बहुत पावरफुल होते हैं। हमने एचडीएफसी और ये सब बताया, ये तो नेशनली पावरफुल है। दोस्तों रीजनल और नेशनल में एक बड़ा फर्क होता है कि कभी कोई समय पे वो रीजन में कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा हो सकता है ना, भारत इतना बड़ा देश है, राइट? एक कहावत है कि भाई एक बड़े रूम में अगर सब अंधेरा करके एक हाथी को छोड़ा जाए और जो भी हाथी के पास जाके हाथ लगाएगा बोलेगा वाओ, जैसे किसी के हाथ में पूंछ आई बोलेगा बहुत लंबी पूंछ है, कोई बोलेगा बहुत बड़े इनके पैर है, बहुत बड़ी सूंड है। जो जहां पे छुएगा उसको लगेगा यार ये इसका जोरदार है। रीजन में ऐसा होता है, असल में वो नेशनल प्लेयर है, हाथी पूरा देखना चाहिए, उसके भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव है। रीजनल प्लेयर्स के नेगेटिव पॉइंट ये होते हैं कि रीजन में प्रॉब्लम होने से उनको इफेक्ट आता है, जबकि जो नेशनल प्लेयर होता है उनको कोई रीजन में प्रॉब्लम होता है तो इफेक्ट होगा, लेकिन नेशनली वो बिजनेस कर पाएंगे। सो वी ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद नेशनल प्लेयर ताकि ये रीजन वाला रिस्क ना हो। दशक पहले हमको ये बातें समझ में नहीं आती थी, तो हमने कई रीजनल प्लेयर्स लिए थे, पर अलग अलग सेक्टर में जब अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं
तो अपने रीजनल प्लेयर ज्यादा इफेक्ट होते हैं, सो बेटर टू गो विथ नेशनल। बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक इट विद अदर पीयर ग्रुप प्लेयर इनके जैसे, तो देखो फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैसा, सीयूबी तमिलनाडु जिसकी हम बात कर रहे हैं, डीसीबी एंड सीएसबी कैथोलिक बैंक, राइट, आपके केरला की। तो ये हर एक बैंक कोई जगह पे स्ट्रांग है, राइट। पर ये जो जगह पे है उसके साथ ये पूरे भारत में अगर प्रेजेंट है, ये धंधा कितना करते हैं। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 कौन है ये सब में? फेडरल बैंक। तो छोटी बैंक्स में अगर हम देखें तो छोटे में बड़ा कौन है? फेडरल इज नंबर 1, आरबीएल इज नंबर 2। 16,000 करोड़ की दोस्तों इनकी इंटरेस्ट इनकम होती है। टोटल इनकम वैसे यहाँ पे लिखी हुई है, पर मेन इनकम तो इंटरेस्ट इनकम ही हुई। तो आरबीएल और फेडरल है जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी पक्के हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे देखे तो 10.21 फेडरल की है, जबकि आरबीएल की नेगेटिव है। तो दिस इज मोस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ आरबीएल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव, मतलब जिन्होंने निवेश किया सबको नुकसान हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोस्तों पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, राइट। एफडी से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। मैं क्यों एफडी छोड़ के तुम्हारे पास आऊं जब एफडी मेरे को 6% रिटर्न दे रहा है? रिटर्न शुड बी गुड। फेडरल एवरेज, यहाँ पे सीयूबी के रिटर्न 12% है, या दिस आर गुड रिटर्न। सीएसबी अभी 18% हो गए हैं, वैसे ये भी लॉस करते थे, राइट। तमिलनाडु 15%। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कुछ अच्छे रिटर्न वाली बैंक है वो है धंधा भी करे और रिटर्न अच्छा दे, वो फेडरल बैंक, राइट। जो धंधा नहीं कर पा रही है बहुत बड़ा, जो छोटे प्लेयर है, उसमें सीयूबी, तमिलनाडु और सीएसबी ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपनी बुक वैल्यू जो है उससे कितना गुने भाव पे है? तो फेडरल बैंक 1 गुना भाव पे मिल रहा है, सीयूबी 1.5 गुना, तमिलनाडु 1.5 गुना, सीएसबी। तो ये देख के तो हमको पता चल रहा है यार सबके बुरे हाल है। ऐसा क्या है बैंकिंग में कि कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे 4 गुनी बुक वैल्यू नहीं ले पा रहा है? अरे यार निफ्टी 4 गुना चल रहा है, तो प्राइवेट ये छोटी बैंक्स को क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ रिस्क है। तो इस डेटा के आधार पे कुछ देर पहले हमने क्या कहा था? तमिलनाडु सस्ता मिल रहा है 1.5 गुना बुक वैल्यू पे, लेकिन ये डेटा देख के आपको लग रहा है क्या सस्ता है? ये सबका अगर हम मीडियन निकाले तो मेजोरिटी बैंक आधी बुक वैल्यू पे मिल रही है, तो फिर कुछ गड़बड़ है फंडामेंटल्स। तमिलनाडु होगा सस्ता बाजार से, पर अपने पीयर ग्रुप से सस्ता नहीं है, उसके कुछ कारण होंगे, ये भी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों बैंक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनपीए देखी जाती है। जिसकी जितनी ज्यादा एनपीए उतने उसके हाल बुरे, उतनी हमारी प्रॉफिटेबली इफेक्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़े एनपीए कितने हैं दोस्तों? आरबीएल बैंक विद 4.4, सीयूबी सिटी यूनियन बैंक विद 4.7 एंड डीसीबी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक विद 4.3। कर्नाटक के भी हम वही कह सकते हैं 3.9। तो ये जो 4 बैंक है ये 4 वाले, और करूर वैसा और साउथ इंडियन बैंक तो बिल्कुल 6%। ये सब डेंजर है दोस्तों, 6% तो बिल्कुल डेंजर हुआ। मतलब इन लोगों का काम गवर्नमेंट बैंक जैसा हुआ। गवर्नमेंट बैंक में हाई एनपीए होते हैं, हम मानते हैं यार, प्राइवेट में कैसे एनपीए इतने सारे हो जाते हैं? यस बैंक में हुए, क्या हाल हुआ देखा, राइट। आईडीबीआई प्राइवेट बैंक नहीं थी, वो गवर्नमेंट थी, पर इतने एनपीए बढ़ गए उसको सेल करना पड़ा, अभी वो प्राइवेट हो गई है। सो एनपीए एक बुरी बात होती है अगर बढ़ते हैं तो, बराबर है। यहाँ पे तमिलनाडु बैंक के एनपीए अच्छे हैं दोस्तों, 1.7, मतलब ये लोएस्ट में से है। तो यस ये बैंक की एनपीए बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं दूसरी कोई बैंक के पास जाऊं तो वहां पे फेडरल है जो बड़ी भी है और एनपीए बहुत ज्यादा, उनके बुरे भी नहीं है। तो फेडरल बैंक के एनपीए भी अच्छे, धंधा भी अच्छा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा, राइट। तमिलनाडु बिजनेस 3 गुना आधा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है और एनपीए भी उनकी अच्छी है। तो यस हम प्रायोरिटी रख सकते हैं तमिलनाडु बैंक पे, राइट। लेकिन ये हमने किससे कंपेयर किया है दोस्तों? ये सब रीजनल बैंक से कंपेयर किया है, राइट। इनको हमें बड़ी बैंक से भी कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे पास तो लिमिटेड पैसा है। अब मैं पैसा डालू, मैं रीजनल में डालू, बड़े में डालू, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो पैसे से मतलब है। पर फिर भी हम लोग ये सारे डेटा देखे उससे पहले दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते ताकि पता चले क्यों सब प्राइवेट बैंक के हाल बुरे हैं। कम से कम अभी तक हमने रीजनल बैंकिंग देखे, वो सबके तो एकदम बुरे हैं, ना कोई अच्छी बुक वैल्यू मिल रही है, ना अच्छे पी पे सब लोग है, राइट। तो वाई ये हमें इंडस्ट्री ओवरव्यू में पता चलेगा दोस्तों। तो आइए बैंकिंग का डेटा कुछ हम लोग देखते हैं दोस्तों। बैंकिंग डिपेंड करता है जो एरिया में आप लोग बिजनेस करते हो। तो इंडियन बैंकिंग के ज्यादातर बिजनेस इंडिया से आते हैं, तो इंडिया का जीडीपी इनको डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। अब आप जैसे यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो, आपके सामने ही चित्र इंडिया कैसा कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साल 8.7% से हमारा जीडीपी दोस्तों बढ़ा हुआ है। अगर आप इसी जीडीपी सॉरी अगर आप ये 8.7% को कंपेयर करो पिछले साल से, तो 2021 में हाल बुरे थे दोस्तों। 150 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी था, राइट, जो पैंडेमिक की वजह से पूरा इफेक्ट हो चुका था। पर इतनी बात अच्छी है कि दोस्तों हमने वी शेप रिकवरी की थी, और यही वी शेप रिकवरी की उम्मीद हमें थी दोस्तों। अभी अगर हम देखें तो प्री पैंडेमिक जो लेवल थे उससे ऊपर हम लोग ओवरऑल जीडीपी में भी और जीडीपी ग्रोथ में भी निकल चुके हैं। आने वाले समय के भी दोस्तों एस्टिमेट इंडिया के बढ़िया है दुनिया के मुकाबले। सो यस जीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जीडीपी अच्छा तो बैंकिंग को सपोर्ट मिलेगा। जितनी जीडीपी बढ़ती जाएगी उतने बैंकिंग की क्रेडिट बढ़ती है दोस्तों, राइट। अब रियल जीडीपी चेंज यहाँ पे हमने ईयर और इंडिया पूरे वर्ल्ड का दिया हुआ है, ताकि आपको थोड़ी आइडिया रहे दुनिया में क्या
दोस्तों यहाँ पे हमने अलग अलग इकोनॉमिक्स दी हुई है, जो मेजर भी है और जो ग्रोइंग भी है, दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है, राइट। जैसे चाइना, जर्मनी, ये सब मेजर इकोनॉमी हुई। इंडिया, इंडोनेशिया मेजर नहीं है पर वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग में से भी एक है। जापान इज मेजर, कोरिया मेजर, मलेशिया नॉट मेजर बट दे आर ग्रोइंग, थाईलैंड ग्रोइंग, यूके मेजर इकोनॉमी, यूएस मेजर इकोनॉमी। आप किसी से भी कंपेयर करो, प्री पेंडेमिक इंडिया का ग्रोथ अच्छा ही था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी इंक्रीज हुआ है दोस्तों, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट फेज पे है। पेंडेमिक में सारी कंट्री का जीडीपी डाउन हो गया था, पर पोस्ट पेंडेमिक इंडिया ही है जो इनफैक्ट 2022 में भी ग्रोथ करेगा। बाकी ज्यादातर कंट्रीज दोस्तों इस साल डी ग्रोथ करने वाले हैं, राइट। अब आने वाले समय में भी इंडिया का ग्रोथ बढ़िया ही रहने वाला है। और अभी जस्ट इसी महीने Q1 के जो हमारे जीडीपी डेटा है, हमने देखा कि हमने कैसे यूके को भी पीछे छोड़ दिया। तो दिस ऑल आर पावरफुल थिंग्स फॉर इंडिया, जो बताती है इंडिया बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोमेस्टिक क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर कैसा है अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें। जैसे यूएस की जो क्रेडिट है, अमेरिका में जो बैंक्स ने लोन दी हुई है, राइट, जीडीपी के मुकाबले दुगनी हुई, 217% वहां पे डोमेस्टिक क्रेडिट मिला हुआ है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये रियल पोटेंशियल होता है कि भाई इतना क्रेडिट जनरली कंपनियां लेती है, लोग लेते हैं, राइट। जीडीपी से दुगनी क्रेडिट होती है। जापान सेम थिंग, चाइना सेम थिंग, यूनाइटेड किंगडम 1.5 गुना, वियतनाम जीडीपी से ज्यादा क्रेडिट, ब्राजील 70, जहां पे जीडीपी से कम क्रेडिट है। और अब इंडिया देखो, हम सब इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। यहाँ पे कितनी बढ़िया बात है कि अभी भी हमारे पास जगह बहुत है डेवलपमेंट की, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते बहुत लोन है, बहुत लोन है। अरे लोन ही नहीं है यार, तुम डेटा तो देखो। बहुत लोग कहते हैं इंडिया पे इतनी सारी लोन है, अरे भाई दूसरों से बहुत कम है। ये तो अभी तो लोन की शुरुआत नहीं हुई है, अभी चिल्लाओगे तो 10 साल बाद क्या बोलोगे तुम। In fact, the Indian banking sector is significantly under penetrated, जो हमें इमेंस अपॉर्चुनिटी देता है। और आने वाले समय में इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों को जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। तो बैंकिंग और फाइनेंस में तो अभी इंडिया की कहानी शुरू हुई है, ये मत सोचो खत्म हुई है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो हमको ये क्रेडिट ये लेवल पे ले जाना है, राइट। सो बैंक आउटस्टैंडिंग कितना है एंड ईयर ऑन ईयर चेंज यहाँ पे हमने दिया। दोस्तों ऑब्वियस सी बात होगी कि ऑलरेडी इंडिया में क्रेडिट लो है, 55% है खाली। तो बैंक ने जो क्रेडिट दिया हुआ है वो भी कम है, अभी तो लोग और लोन लेंगे। पर जो अभी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है वो अगर आप देखो तो देखो बढ़िया ग्रोथ था अभी तक हमारा। बट पेंडेमिक में 2021 में आप देखो तो बैंक क्रेडिट खाली 5-6% से बढ़ रही थी, तो ये अच्छी बात नहीं थी। इनफैक्ट पेंडेमिक चला गया, उसके बाद जीडीपी का ग्रोथ अच्छा हुआ, पर फिर भी बैंक क्रेडिट इतनी अच्छी नहीं थी। देखो जीडीपी ये समय भी कितना बढ़िया बढ़ा था 2022 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन बैंक क्रेडिट खाली 9.62, तो डबल डिजिट ग्रोथ भी बैंक क्रेडिट में नहीं था। इसीलिए पेंडेमिक के बाद हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं देखा है। परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया था जीडीपी बैंकिंग का। यहाँ पे 11-12% की उम्मीद रखी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये उम्मीद है। इस साल अभी के जितने भी डेटा है, जीडीपी के डेटा हो या तो फिर आपके आरबीआई के डेटा हो, 14% का क्रेडिट ग्रोथ अभी है। तो ये जो एस्टिमेट एक समय लिया गया था 10-11% का, इसको पार करके हमारी क्रेडिट 40% पहुंच चुकी है। तो ये सीधा बताता है कि अभी तक 2 साल से, हो सकता है बैंकों का 3 साल से बैंक्स का हाल बुरा था, इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे, पर अब इस साल से हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वापस से बढ़िया परफॉर्मेंस देखेंगे, राइट ना। आपके मन में ये भी सवाल होता होगा दोस्तों कि पब्लिक बैंक में निवेश करें कि प्राइवेट बैंक में निवेश करें। तो जरा ध्यान से देखना इसको, बैंक ग्रुप वाइज शेयर इन क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 2016 का अगर हम डेटा देखें तो प्राइवेट बैंक के पास टोटल क्रेडिट का 32% हिस्सा था खाली, पब्लिक बैंक के पास 68% हिस्सा था। यानी ज्यादा पेनिट्रेटेड कौन थे, पब्लिक बैंक। इनकी आउटस्टैंडिंग ज्यादा थी, मतलब इनको इनकम भी ज्यादा हो रही होगी। प्राइवेट बैंक के इससे खाली 32% जाता था। अब यही चित्र हर जगह था। इंश्योरेंस में आप देखो तो एलआईसी का मार्केट सबसे बड़ा था, प्राइवेट सब बैंक सब इंश्योरेंस मिला वो बहुत कम। अब यही चीज अगर गाड़ियों में देखो तो जैसे मारुति, एक समय में हम कहते थे यस दैट वाज इंडियन, अभी वो इंडियन नहीं है, अभी तो जापानीज सुजुकी है खाली, राइट। लेकिन मारुति का जो स्टेक था वो सबसे ज्यादा था, सब गाड़ियां बाद में आती थी, दूसरे हिस्से में आती थी। सेम थिंग यार, पब्लिक बैंक का हिस्सा ज्यादा, प्राइवेट बैंक कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अभी अगर हम लेटेस्ट 2022 के डेटा देखें तो पब्लिक बैंक का क्रेडिट 68 से घट के 58 हो चुका है। तो उसी प्रकार से 32% जो प्राइवेट बैंक थी वो 42% हो गई है। तो ये जब थोड़े समय की बात है, हम देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों 50-50 हो जाएगा। और आने वाले समय में प्राइवेट बैंक का हिस्सा धीमे धीमे बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट बैंक से ज्यादा, राइट। बैंक ग्रुप वाइज परसेंटेज चेंज। अब देखो आपका पैसा उधर बनना है जिधर ग्रोथ, ग्रोथ किधर कितना होगा, ये जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का बताया। 2016 से आप देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट का ये ग्रोथ था, 19 का 9 आ गया। तो पब्लिक बैंक का जिनका 2% ग्रोथ था 0% चले गए 2017 में। क्योंकि दोस्तों 2017 स्ट्रगलिंग था। 2017 के बाद दुनिया भर में, विश्व में दोस्तों मंदी चल रही थी, राइट। यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ तो पब्लिक बैंक 60% पहुंची, पर प्राइवेट 17 पहुंच गई। तो बुरे समय में प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे
अच्छे समय में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो हम ये केस में कह सकते हैं प्राइवेट बैंक का बीटा लो है, अल्फा हाई। आने वाले समय में आपको प्राइवेट बैंक में बढ़िया पैसा मिल सकता है। देखो एस्टिमेट भी यही है, गवर्नमेंट बैंक आने वाले समय में 8-9-10% से परफॉर्म करेगी। देखो हम लोग भी क्या कहते हैं कि हमने एसबीआई में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 10-12% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करो, उससे ज्यादा नहीं। सेल्स ग्रोथ उनका उतना पड़ेगा। उसके विपरीत अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक या कोई प्राइवेट बैंक है, तो उनका सेल्स ग्रोथ 15% से बढ़ सकता है। राइट, तो पैसा किधर बढ़ेगा? जिधर धंधा बढ़ेगा। धंधा किधर बढ़ेगा? जिधर क्रेडिट बढ़ेगी। प्राइवेट बैंक ये हिस्सा ज्यादा ले जाएगा। राइट, अब इनके साथ दोस्तों लेटेस्ट चेक, अगर धंधा बढ़ेगा तो धंधा क्वालिटी होना चाहिए। राइट, अगर मान लो बहुत एनपीए बढ़ती जाए तो भी अपने को फायदा नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों 2018 की एनपीए वैल्यू 11% थी पूरे बैंक की। दोस्तों इतने वर्षों से जो बैंकिंग चल रहा था, ये दशक हम कह सकते हैं कि पूरा क्लीनिंग फेज चला। अगर ये क्लीन अप नहीं हुआ होता तो बड़े प्रॉब्लम आने वाले समय में हो जाते। अच्छा है, जो बुरा देखना था देख लिया, क्लीन अप हो गया। इससे अब बैंकिंग में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि क्लीनिंग फेज हो गया है 10 साल में। आप देखो 11% का एनपीए ड्यूरिंग 2018। तो इतने बड़े एनपीए, मतलब जो 100 रुपए की लोन दी है उसमें 11 रुपए की लोन तो ऐसी है जिसके पैसे ही नहीं आ रहे। राइट, 2019 इवन 9%। ये तीनों साल आप देखे तो फर्स्ट साल 17, 18, 19 ये पूरा। लेकिन जो क्लीन अप फेज चला, अगर अभी हम देखें तो इंप्रूवमेंट के फेज पे है। अब एनपीए अगर डिक्रीज होती जा रही है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपके बैंक की इंक्रीज हो रही है। तो क्यों डर लगता है फिर बैंकिंग में? डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो दशक बुरा था, क्योंकि क्लीनिंग, साफ सफाई चलती है ना दिवाली में हमारे घरों में, वही ये साफ सफाई चल रही थी बैंकों में। अब साफ सफाई होगी, अभी आपके घर की चमक बढ़ेगी, बैंकिंग की चमक बढ़ेगी। अब एनपीए डिक्रीज होगा, देखते जाओ प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़ेगी। इंडिया में दोस्तों अभी कोई बैंक नहीं है जो 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। हम यही दशक में देखेंगे, ये क्लीनअप के कारण आपकी 4 बैंक 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी। अभी 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट छोड़ो, कोई बैंक 2 लाख करोड़ का धंधा नहीं करती है प्राइवेट में। आपकी एसबीआई करती है धंधा, प्रॉफिट लेकिन उनका भी बहुत कम है, 30-35 हजार करोड़। अब देखो क्या होता है आने वाले दशक में, 4 बैंक 2 लाख करोड़ पहुंचेगी। ये आपको यहीं से इंडिकेट हो जाना चाहिए। एनपीए डिक्रीज होती जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़नी है। लेकिन ये एनपीए किधर कैसी है, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कैसा फर्क है? तो दोनों का दिया हुआ है। देखो दोस्तों, पब्लिक बैंक की ही एनपीए ज्यादा थी। अगर हमने 2018 में आपको बताया कि 11% एनपीए टोटल बैंकिंग की थी, तो ये किसके कारण थी? गवर्नमेंट बैंक। 14% एनपीए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 100 में से 14 रुपए आने ही नहीं वाले थे वापस, जबकि उसको अगर हम प्राइवेट से कंपेयर करें तो 6% था। राइट, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों ही डिक्रीमेंट फेज पे, मतलब दोनों के ही एनपीए डिक्रीज हो रहे, मतलब दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। आप देखो यहाँ पे यस बैंक का क्या हाल हो गया था, ओनली ड्यू टू एनपीए। आईसीआईसी बैंक का क्या हाल था, ड्यू टू एनपीए। उनकी एनपीए भी दोस्तों गवर्नमेंट बैंक जैसी थी, या गवर्नमेंट बैंक जैसी एनपीए, इसीलिए उनके प्रॉफिटेबिलिटी टूटी और क्या हाल हो गए थे। अभी इंप्रूवमेंट फेज पे। तो अब आप कोई भी बैंक से पूरे उम्मीद नहीं कर सकते। आपके पास आईसीआईसी बैंक हो, यू कैन एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस। आपके पास एचडीएफसी हो, यू कैन एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस, या कोई भी बैंक। इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक भी है ना आपके पास, अभी उनके भाव आईपीओ वाले चल रहे हैं, वैल्यूएशन एकदम लो है, लोगों का भरोसा टूट गया है। लेकिन एनपीए डिक्रीज हो रहे, भरोसा रहना चाहिए। अगर आपके पास है टेंशन मत लो। अब आप इसमें इंक्रीमेंट देखोगे, गवर्नमेंट हो या पब्लिक, दोनों में। लेकिन आपको ज्यादा पैसा किधर मिलेगा? प्राइवेट। क्योंकि गवर्नमेंट में ग्रोथ कितना मिलने वाला है, हमने पहले बताया 9-10% का सेल्स ग्रोथ। राइट, हाँ, नियर टर्म में वैल्यूएशन का फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक सब अंडर वैल्यूड है, तो वहां वैल्यूएशन आपके बढ़िया आएगा। सो नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एग्री लोन। अभी हमने आपकी यही बैंक ने, तमिलनाडु बैंक ने बताया कि हमारा फोकस एग्री लोन पे है। तो एग्री लोन में देखो 2019 में देखो कुछ राज्यों ने डिक्लेयर किया था कि खराब मानसून होने की वजह से यस हम वेवर देंगे। राइट, उसके वही समय पे आप देखो तो ग्रोथ कम भी हो गया था एग्रीकल्चर लोन डिसबर्समेंट का। राइट, और उसके बाद अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और हम आने वाले समय में 12 से 14% का ग्रोथ एग्री में उम्मीद करेंगे। एग्री में एनपीए भी कितने हैं दोस्तों? पीक समय 10% के एनपीए हो गए थे, जो समय पे ओवरऑल एनपीए 11% थे। तो ये कह सकते हैं कि एग्री में भी एनपीए होते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा एनपीए एग्री में होता है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है अगर कोई ये सोचता है तो। राइट, अभी एनपीए इनके भी धीमे धीमे डिक्रीज हो रहे हैं। सो एग्री लोन में हम आने वाले समय में 12-14% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। एग्री लोन के अलावा इंडस्ट्रियल क्रेडिट भी एक बड़ा हिस्सा होती है। आप इंडस्ट्रियल क्रेडिट देख सकते हो दोस्तों, 2018 में एनपीए के हाल क्या थे? 23%। तो अगर हम लोग कहते हैं एग्री बहुत एनपीए देती है, एग्री नहीं दोस्तों, ये आपके इंडस्ट्री में ही सबसे बड़ी एनपीए आई हुई है। राइट, एग्री भी एक रिस्क है। खेती की बरसात अच्छा नहीं गिरा तो नुकसान हो गया, तो होता है ना ऐसा। इंडस्ट्री लगाना भी एक रिस्क है। आपने एक आइडिया पर बिजनेस लगाया, फंड रेज किया, फेल भी हो सकते हो, फेल हुए आपकी एनपीए बढ़ जाती है। राइट, ह्यूज एनपीए थी, ये भी धीमे धीमे कम हो रही है, और ये उम्मीद है कि अब आने वाले समय में इनकी एनपीए 6-7% रहेगी। ग्रोथ यहाँ पे 8 से 10% का उम्मीद कर सकते हो। अभी बीच में तो 0% ग्रोथ इंडस्ट्रियल क्रेडिट में हो गया था ह्यूज एनपीएस के कारण, पर 8 to 10% का इंडस्ट्रियल क्रेडिट में ग्रोथ उम्मीद करेंगे, और एनपीए भी इनकी 7% रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंडस्ट्री के साथ सबसे जहां पे ज्यादा फोकस होता है जैसे रिटेल सेगमेंट,
अब रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ देखो तो एकदम तगड़ा था। वैसे भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? रिटेल। तो रिटेल फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो रिटेल में क्रेडिट भी सबसे फास्टेस्ट है। देखो 18-16% का ग्रोथ था। यहाँ पे भी पेंडेमिक के समय ग्रोथ कम हुआ था 11%, लेकिन आप इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करो तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल जीरो था। तो रिटेल हमेशा आउट परफॉर्म कर रहा है। पर एनपीए में क्या है? क्या एनपीए ऐसा तो नहीं कि रिटेल में बहुत प्रॉब्लम हो जाते? तो देखो दोस्तों, रिटेल में तो यार एनपीए नहीं आता है। ये पीक समय पे भी 2% का एनपीए। इसीलिए दोस्तों रिटेल बैंकिंग, रिटेल फाइनेंस आउट परफॉर्म करती है। जैसे पिछले दशक में बजाज फाइनेंस ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया, क्योंकि वो जो धंधे में है उसका ग्रोथ ज्यादा है। देखा आपने, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। आने वाले समय में भी हम 15-16% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे। तो समझ लो बजाज फाइनेंस जैसी जो कंपनियां हैं उनका भी सेल्स ग्रोथ 15% से तो होना है ना, और उनकी एनपीए तो कम ही रहेगी। राइट। तो इससे आपको कंपनियां भी पता चलती है किधर फोकस करना चाहिए। ऑल राइट। रिटेल के बाद अब रिटेल में ही एक हिस्सा होता है हाउसिंग लोन का। राइट। तो हाउसिंग लोन कैसा कर रही? देखो हाउसिंग लोन बढ़िया करती है। 19%, 15%, 13%, 19%। और परफॉर्मेंस ग्रोथ था कि नहीं? तो हाउसिंग फाइनेंस तो बहुत ही अच्छा कर रही है। बुरे समय 21 में भी 10% का ग्रोथ रहा, तो ये भी कोई बुरा ग्रोथ नहीं है। राइट। यहाँ पे हम लोग अगर दूसरी एक चीज देखें, आने वाले समय का ग्रोथ, तो ये भी 14-16% का ग्रोथ इधर भी उम्मीद करो। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आने वाले टाइम में बढ़िया परफॉर्म करेगी। कौन है हाउसिंग फाइनेंस का राजा? अगर हमने रिटेल फाइनेंस में बताया बजाज फाइनेंस राजा, हाउसिंग फाइनेंस में आपका एचडीएफसी किंग है। राइट। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है टिकट साइज। दोस्तों टिकट साइज भी अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में देखो तो सबसे बड़ी टिकट साइज ये वाली है। राइट। ये कौन सी साइज है? बड़ी साइज वाले, सबसे बड़े नहीं, हायर सेगमेंट में एक स्टेप नीचे। राइट। तो 25 से 75 लाख तक की ये रेंज है। अब ये रेंज पहले से अच्छी है, पर सेकंड रेंज हमेशा उससे छोटी हुआ करती थी, 10 से 25 लाख वाली। अभी का अगर आप हाल देखो 2022 का, तो आपकी 75 लाख के लोन वाले की साइज सबसे बड़ी हो चुकी है, 46। उसके साथ जो सबसे छोटी साइज की जो लोन हुआ करती थी 10 लाख से भी कम, वो तो खाली 6% बच गई है। तो आपने देखा होगा जैसे अपनी जो ग्रुप फाइनेंस थी, हाई ग्रोथ था, एचडीएफसी का ही पार्ट था, वो उन्होंने स्टेक सेल कर दिया बंधन बैंक को। राइट। छोटी लोन वो लोग प्रोवाइड करते थे, तो एचडीएफसी ने क्यों अपना स्टेक निकाला वो आपको ये डेटा से पता चलता हो। राइट। आने वाले समय में ये टिकट साइज बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा बढ़िया बढ़ती जा रही है। अभी किसी ने भाई साहब ने कहा जैसे, जब जब अच्छी बातें होती है ना तब भी कुछ लोगों को नेगेटिव दिखती है। अभी इंडिया का जीडीपी बढ़िया बढ़ा, इंडिया के जीडीपी ने टक्कर मारी यूके को, तो ये पॉजिटिव चीजें देखने लायक। पर किसी ने क्या कहा, हमारा जीडीपी पर कैपिटा तो बिल्कुल बुरा है, 20 गुना ज्यादा है यूके का। सही बात है, हम यूके से कौन कहता है हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा है? घटिया ही है ना। लेकिन आज जीडीपी बढ़ा है, जीडीपी पर कैपिटा भी कल बढ़ेगा। कल आपने अगर देखा हो तो कल बहुत से लोग जीडीपी में भी यही कहते रहे, इंडिया किसी को टक्कर नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं है इंडिया में, इंडिया का क्या जीडीपी बढ़ेगा, देखो टक्कर मार दी ना। खुद ही लोग गंदगी करेंगे फिर बोलेंगे इंडिया गंदगी कर रहा है। अरे इंडिया तो बढ़िया ही है, अपने को सुधरना पड़ेगा अभी यहाँ पे। राइट। तो ना, ये था हाउसिंग फाइनेंस का। अब इसके साथ अगर हम लोग दूसरे डेटा देखें, व्हीकल फाइनेंस, तो व्हीकल फाइनेंस की पहले ध्यान लो कौन सी सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सब किसमें? व्हीकल फाइनेंस। देखो इनका ग्रोथ एक समय पे बहुत बढ़िया था जब ऑटो का ग्रोथ बढ़िया था, पर ऑटो का ग्रोथ डिक्रीज, इनका भी ग्रोथ डिक्रीज हो गया। देखो 7, 4, 11% का ग्रोथ चल रहा है, आने वाले समय में भी 10-12% से उम्मीद है। अभी इंप्रूव होगा ग्रोथ, तो इससे फायदा किसको होगा? चोला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो प्रॉपरली व्हीकल फाइनेंस में। राइट। इनके साथ अभी क्या रह गया? गोल्ड रह गया ना। तो गोल्ड में सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 है मुथूट फाइनेंस। मन्नापुरम भी है, पर नंबर 1 कौन? गोल्ड। अब गोल्ड फाइनेंसिंग का पास्ट देखो दोस्तों, 7-9 ऐसे टका के ग्रोथ से इनका चलता था। 2020 में बुरे हाल हुए, पेंडेमिक में इनको बढ़िया ग्रोथ मिला। देखो पेंडेमिक में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हमने देखा कि गोल्ड फाइनेंस कंपनियों का ग्रोथ बढ़िया हुआ, क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत थी। अब जब लोगों को पैसा चाहिए, इजी पैसे किधर से आते हैं? गोल्ड रख दिया गिरवी और पैसे ला दिए। तो बुरे समय में गोल्ड फाइनेंसिंग अच्छा परफॉर्म करता है। ये बुरा समय आया, बढ़िया परफॉर्म किया आपके। जब सब कंपनियां नीचे लो लगा रही थी, मुथूट फाइनेंस ने हाई लगाया। पर वो परफॉर्मेंस हमेशा नहीं रहने वाला है। देखो आने वाले समय में भी 12-14% का ग्रोथ देखेंगे। मतलब आप गोल्ड फाइनेंस से कितनी उम्मीद रखोगे? 12-14%, अच्छी उम्मीद है। व्हीकल फाइनेंस की कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, उससे बढ़िया है गोल्ड में आ जाओ। पर सबसे बढ़िया क्या आप लोगों ने देखा? रिटेल इज द किंग। राइट। रिटेल फाइनेंस एकदम तगड़ा है दोस्तों, वो है तो कोई और देखने की जरूर नहीं है दोस्तों। राइट। नाउ एवरीवन प्लीज फोकस दोस्तों, यहाँ पे कुछ और डेटा हमने दिए हैं। एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ मिरर्स द जीएसडीपी ट्रेंड। कब का? टिल फिस्कल 2021। और कुछ एस्टिमेट, जैसे तमिलनाडु का एडवांस और डिपॉजिट ग्रोथ क्या है। तमिलनाडु का क्यों देखा है? क्योंकि ये बैंक किधर है? तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में एडवांसेस, टोटल तमिलनाडु में 11 लाख करोड़ की एडवांसेस है, मतलब क्रेडिट दी गई है, लोन्स। और डिपॉजिट कितनी है तमिलनाडु की? वो भी 11 लाख करोड़ है। राइट। तो देखो वैसे भी जो डेवलपिंग स्टेट होंगे वहां पे एडवांसेस डिपॉजिट से
ज्यादा अच्छी होगी। अभी हमने इंडिया का क्या हाल देखा, राइट, कि क्रेडिट जीडीपी के मुकाबले, डिपॉजिट के मुकाबले नहीं, सॉरी, जीडीपी के मुकाबले कितनी परसेंटेज थी, 55%। पर जो आप डेवलपिंग स्टेट में देखोगे वहां 55% नहीं होगी, वहां पे क्रेडिट ज्यादा अच्छी होगी, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे 11 लाख करोड़ का एडवांसेस है, राइट, डिपॉजिट 11 लाख करोड़ का। अब आप तमिलनाडु की एडवांसेस देखो, बढ़िया ग्रोथ था, पेंडेमिक में कम हुई, अभी वापस 10% ग्रोथ पे आ चुकी है। सेम थिंग इन डिपॉजिट एडवांसेस, दोनों 10-11% पे, राइट। पर तमिलनाडु का जीएसडीपी, राइट, जैसे जीडीपी होता है कंट्री का, वैसे स्टेट का ये डेटा है, राइट। तो वो कितना है दोस्तों, 15% ग्रोथ हुआ पिछले साल, पेंडेमिक में डाउन, और फिर क्या हुआ, 15% का ग्रोथ। उसे आप महाराष्ट्र से कंपेयर करो, राइट। अब तमिलनाडु का कंपेरिजन किससे होना है, दूसरे डेवलपिंग स्टेट से, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उनसे कंपेयर कर सकते हैं हम। तो महाराष्ट्र के एडवांसेस 32 लाख करोड़, डिपॉजिट 35 लाख करोड़, क्योंकि महाराष्ट्र का जीडीपी भी इतना ज्यादा है, राइट। अब महाराष्ट्र में जो जीएसडीपी की ग्रोथ है वो भी 18% है, तो बढ़िया ग्रोथ इन्होंने प्री पेंडेमिक के बाद भी इन्होंने बढ़िया ग्रोथ किया है। देखो पेंडेमिक में इफेक्ट ज्यादा हो गई थी, ग्रोथ भी वैसे बढ़िया आ गया। गुजरात आप देखो, 6.5 लाख करोड़ का एडवांसेस, राइट। गुजरात के जो एडवांसेस ग्रोथ थे वो भी 12% के करीब पहले भी थे, पेंडेमिक में कम हुए, अभी 12% जैसे पहुंच गए हैं। डिपॉजिट 9%, पर जो जीएसडीपी है स्टेट का, अगर आप यहाँ पे जीडीपी देखो, 17% का ग्रोथ लास्ट ईयर हमने देखा। दोस्तों एक बहुत ही अभी जस्ट हमने एक स्टेट का हमने देखा कि उन्होंने कंपेयर किया कि भाई हम कितना कंट्री को देते हैं, राइट, और कंट्री से वापस कितना आता है। तो थोड़ा अच्छा डेटा नहीं है ये, क्योंकि वैसे पूरा भारत हमारा है, कोई स्टेट को हम ऐसा नहीं कह सकते। हम भले गुजरात से है, तमिलनाडु भी अपना है, महाराष्ट्र भी अपना है, तेलंगाना भी अपना है, पंजाब भी अपना है, लेकिन अगर कोई स्टेट ये कहे तो वो अच्छा नहीं है कि हमने इतना देश को कंट्रीब्यूट किया और हमारे पास इतना आया। अगर वो स्टेट ने, देखो अगर तेलंगाना ने जितना कंट्रीब्यूट किया उससे कम वापस आया है, तो आप सोचो तमिलनाडु, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या हाल हुआ होगा। इन्होंने तो और ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि ये तो टॉप डेवलपिंग स्टेट है। पर अगर ये लोग भी ये डेटा देंगे तो वो जरा अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, राइट। टॉप के स्टेट जो है, कभी हमने ऐसी बात नहीं उनसे सुनी है, कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है, कंट्री से हम लेंगे क्या, राइट। आखिर हम सब कंट्री का हिस्सा है, तो हमें तो कंट्रीब्यूट ही करना है। हर एक स्टेट कंट्रीब्यूट करती है जो डेवलपिंग होती है, और पूरे स्टेट कंट्री का काम ही होता है, अगर कोई जगह पे कोई कमी आ गई है तो चलो उसको थोड़ा सपोर्ट करें ताकि वो भी कंट्रीब्यूटर हो जाए। पर चलो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम डेटा देखें, लोअर बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, राइट, ये भी बढ़िया काम के डेटा है दोस्तों। किसका कंपैरिजन है, अगेन तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसे गुजरात में लोन्स बहुत कम है, खाली 33%, तो यहाँ पे और बड़ा पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से जो बैंक्स होगी उनका फोकस भी गुजरात में होगा, ज्यादा ब्रांचेस बढ़ाने में, क्योंकि जीडीपी के मुकाबले जीडीपी बड़ी है, क्रेडिट खाली 33% लोग लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई है। सेम थिंग इन तमिलनाडु, हाई पोटेंशियल बैंक्स के लिए ये जगह भी है, यहाँ भी बैंक्स और फाइनेंस की काफी जगह होगी, क्योंकि जीडीपी से क्रेडिट काफी कम है। महाराष्ट्र में जितना जीडीपी उतना क्रेडिट, तो यहाँ पे पोटेंशियल फुल फ्लेज हो चुका है, मतलब यहां से ज्यादा दूसरी जगह पे पोटेंशियल हुआ बैंक्स के लिए, राइट। ये डेटा दोस्तों हमने वैसे क्यों देखे, क्योंकि अपनी जो बैंक की बात कर रहे हो तमिलनाडु लोकेटेड। फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और अदर्स का यहाँ पे दिया गया है डेटा। देखो सीधी बात है, अभी 11 लाख करोड़ का अगर एडवांसेस तमिलनाडु का है, तो उसमें भले तमिलनाडु की जो बैंक की हम बात कर रहे हैं वो लोकल बैंक है, पर फिर भी सबसे बड़ा हिस्सा उनके पास नहीं होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो सबसे बड़ा हिस्सा किधर, 55%। ये 11 लाख करोड़ में से कौन ले जाता है, गवर्नमेंट बैंक के पास जाता है। 37% हिस्सा यहाँ पे प्राइवेट बैंक का है, 8% अदर्स का है। तो ये प्राइवेट बैंक के 37 में भी बड़ा खिलाड़ी कौन होगा, आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जिनका बड़ा स्टेक होता है। और इसमें से एक हिस्सा है अपनी ये बैंक का, जिनकी हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु बैंक क्रेडिट का है, राइट। इनका भी हिस्सा बढ़ता जा रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एडवांसेस तमिलनाडु क्रेडिट ग्रोथ की बढ़ती जा रही है, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी थोड़ा ध्यान देना, इससे क्लियर हो जाएगा कौन सी बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है। जैसे पियर ग्रुप कंपैरिजन फॉर एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स। अब हमने पियर ग्रुप अगेन कौन सा लिया हुआ है, छोटी छोटी बैंक्स जो तमिलनाडु में कार्यरत है, ऑल ओवर इंडिया में है, पियर कंपैरिजन। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का डिपॉजिट, सिटी यूनियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, केरला, डीसीबी, फेडरल बैंक, सबका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। डिपॉजिट पे हम इतना नहीं देखते दोस्तों, लेकिन कासा अगर हम देखें टोटल डिपॉजिट का, राइट, तो ऑलमोस्ट सबका 30% जितना कासा शो है। अगर इतनी डिपॉजिट है जैसे आपकी तमिलनाडु बैंक की, राइट, करीबन 4.5 लाख करोड़ की, तो एडवांसेस कितनी है, 3.5 लाख करोड़। अब अगर 3.5 लाख करोड़ की एडवांसेस होगी, इसी से पता चल जाना चाहिए, इसमें से ब्याज आएगा, तो करीबन 4,000 करोड़ का इनका धंधा होगा, पता चला ना। अब डायरेक्ट अगर इधर कोई बड़ी बैंक देखो, जैसे फेडरल बैंक, कितना है इनका डिपॉजिट, 18 लाख करोड़, एडवांसेस कितना है, 15 लाख करोड़, तो इसीलिए इनका धंधा 15,000 करोड़ के आजू बाजू होगा। 10% गिन सकते हैं ना इंटरेस्ट इनकम, राइट। इसको देख लिया तो मेरे ख्याल से काफी आइडिया क्लियर हो जाएगी। जैसे डिपॉजिट का ग्रोथ कैसा है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 11% का ग्रोथ, राइट।
कैथोलिक सीरियन बैंक 13% ग्रोथ। ज्यादातर बैंक्स का ग्रोथ आप देखोगे 10% के आसपास है, कुछ का पूरा है। जैसे साउथ इंडियन बैंक का डिपॉजिट का ग्रोथ खाली 4% है। एडवांसेस आप देखो तो डिपॉजिट के साथ उसका कंसर्न रहता है। जैसे एडवांसेस भी आपके तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के 10% है, राइट। पर ये 20-22 का डेटा है, पिछले 5-1 सालों का नहीं है। तो एडवांसेस यहाँ पे 10%, टीएसबी 18%, कर्नाटका बैंक नेगेटिव, राइट, साउथ इंडियन बैंक नेगेटिव। नेट प्रॉफिट कौन कितना करती है? यहाँ पे तो आरबीएल बैंक तो लॉस कर रही है, राइट। उनके मुकाबले आपकी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 800 करोड़ का प्रॉफिट, फेडरल बैंक करीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट। इन सबसे मेन इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा है 2 सालों का? तो ये 2 साल का है, मतलब देखो कोरोना में इनके ग्रोथ गिरे होंगे, अभी इनके बड़े होंगे। क्या ग्रोथ है? 42% ग्रोथ फॉर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वैसे ज्यादा 2 साल का ग्रोथ देखना नहीं चाहिए, पर इनमें भी पता चलता है कैथोलिक सीरियल बैंक का ग्रोथ नॉट मीनिंगफुल लिखा हुआ है। असल में ये लॉस करते थे, तो लॉस से प्रॉफिट में आए तो देखने का नहीं। लॉस करने वाली बैंक, यार तुमने ऐसा कैसा काम किया कि तुम लॉस कर रहे थे जब दूसरी सब बैंक प्रॉफिट कर रही थी? इन्वेस्ट ही नहीं करने का ये सब में। इनका आईपीओ आया तभी हमने बताया था नेवर इन्वेस्ट इन कैथोलिक सीरियन बैंक। क्यों? क्योंकि दे आर मेकिंग लॉसेस। यार आप लॉस कर रहे हो, फंड रेज करने को आए हो, हम तुम्हारी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, कल वापस लॉस करोगे। नहीं, ये सब झमेला में पड़ने का। परफॉर्मेंस देखो, कौन कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर है? कोई नहीं है, तो लॉस मेकिंग में डालो। इधर इतने सारे खिलाड़ी है। डीसीबी बैंक देखो, ये भी लॉस कर रहे थे, राइट। कर्नाटका बैंक लॉस, आरबीएल बैंक लॉस, साउथ इंडियन बैंक लॉस। यहाँ पे फेडरल बैंक, करूर व्यसा, सिटी यूनियन बैंक और तमिलनाडु ही है जो कोविड में भी निकल गए प्रॉफिट करके। ऐसी बैंकों पे फोकस करो, राइट फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट डेटा प्रॉफिट लॉस के साथ ही दोस्तों सारी बैंक्स की यील्ड ऑन एडवांसेस, मतलब हमने जो लोन दी उस पे हमको कितना मिल रहा है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक करीबन 10%, सीयूबी 9%, कैथोलिक 11%, डीसीबी 11%, फेडरल का कम है, राइट। पर उसके सामने उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम है, 4.3% कॉस्ट है इनकी डिपॉजिट पे। एडवांस पे कितना मिल रहा है? 8%। तो इनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना मिला? 3% का गैप हुआ ना। अब जब आप आरबीएल देखो तो देखो यील्ड ऑन एडवांसेस इनके बहुत हाई है, राइट। इनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी 5% जितनी है, तो इनको मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.5% का मिल रहा है। पर ये ज्यादा एडवांसेस देने में इनके एनपीए बहुत बढ़ गए हैं, राइट। तो वो भी ज्यादा अच्छी बात नहीं है। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। इन इसी चीजों की वजह से आप जब मार्जिन देखो तो देखो आरबीएल बैंक के बिल्कुल नेगेटिव मार्जिन। इससे तो भले यील्ड कम मिले, पर सेफ्टी भी तो देखनी है, नहीं तो खाली यील्ड लेने में फिर अपनी सेफ्टी चली जाती है, राइट। सम मोर डेटा अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं देखे, तो ये है दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके इन्हीं बैंक्स के। दोस्तों बैंक को क्रेडिट कॉस्ट कितनी होती है टोटल एसेट पे, राइट। जहां पे आप देख रहे हो क्रेडिट कॉस्ट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की 0.3% है खाली, आरबीएल 2.7%। रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। जनरली कंपनियों में रिटर्न ऑन एसेट देखा जाता है, बैंक में कम होती है क्योंकि इनकी एसेट बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल आप देखो तो 1% जैसी कुछ एवरेज सबकी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 7% फॉर तमिलनाडु बैंक, बाकी डीसीबी बीसीबी की बहुत ही कम है। फेडरल बैंक 11%, हमने ये पहले भी देखी थी। आरबीएल नेगेटिव। अब 2 साल की एवरेज देखो तो आरबीएल की 3% है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मेकिंग ईयर भी आ गए। साउथ इंडियन बैंक बिल्कुल अच्छी नहीं है, 1.33 इज नॉट अ गुड रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, राइट। तमिलनाडु 13%, राइट। तो ओवरऑल देखें तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में पैसे लगाने पे पैसा बनेगा, फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं दोस्त, राइट। फेडरल बैंक भी अच्छी है, फेडरल बैंक जैसे ही है, बराबर। फेडरल बैंक के इनफैक्ट धंधे बड़े हैं, राइट। नेशनल प्लेयर है तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है अपना, ऑलराइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ आइए दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम लोग देखते हैं। ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हर साल घटती जा रही है, राइट। अभी खाली 5% है। क्यों कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम हुई? क्योंकि डिपॉजिट के इंटरेस्ट भी कम हुए हैं दोस्तों, राइट। यील्ड ऑन एडवांसेस भी घटती जा रही है, क्योंकि जैसे डिपॉजिट के रेट कम वैसे एडवांसेस के भी रेट कम, पर फिर भी मेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा रहना चाहिए। पहले जब डिपॉजिट के रेट कम थे, एडवांसेस के रेट, सॉरी, डिपॉजिट के रेट 6.2 थे, एडवांसेस 10.2 थे, तब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.6 था। अभी बहुत लोगों को लगता होगा यार अभी तो लोन भी इनकी कम इंटरेस्ट पे जा रही है, पर ऐसा नहीं। डिपॉजिट के रेट ज्यादा घटे, एडवांसेस के भी घटे, पर उतने नहीं जितने ये घटे, जिससे असल में बैंक के मार्जिन तो इंप्रूव हुए। तो बैंक यहीं पे गेम करती है और उनके प्रॉफिट बढ़ाती है। इसी वजह से इनके प्रॉफिट भी दोस्तों 2 सालों में 4,000 करोड़ के 8,000 करोड़ पहुंच गए। नेटवर्थ बढ़ी, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ी, कासा रेशियो इंप्रूव हुआ, कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा कम हुआ क्योंकि कॉस्ट इनकी कम हो गई। ग्रोथ एनपीए दोस्तों काफी डिक्रीज हो गई, ये पहले ज्यादा थी 2020 में, राइट। So overall, we are seeing that Tamil Nadu Mercantile Bank's ratios are improving, not because this bank is improving, but overall private banks are improving, overall banking is improving. तो बैंकिंग पूरा इंप्रूवमेंट फेज पे है, ये हमें ध्यान रहे। अब टीएमबी जो है इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा प्रेजेंस इनका तमिलनाडु में है, जहां पे 369 ब्रांचेस है।
तमिलनाडु के साथ दूसरा इनका प्रेजेंस ये 4 स्टेट में ज्यादा है, 5 स्टेट। आंध्र प्रदेश 26 ब्रांच, महाराष्ट्र 23, गुजरात 21, केरला 21 एंड कर्नाटका 20। बाकी सब जगह पे कम कम ब्रांचेस है, राइट। तो ये आपने देखा क्यों इनका महाराष्ट्र गुजरात में और कर्नाटका में भी इनका हिस्सा है। गुजरात तो बहुत दूर हुआ, महाराष्ट्र बहुत दूर हुआ, पर देखो ये भी होशियार है, जहां पैसा है उधर धंधा करेंगे। तो जहां जहां पे जीएसडीपी ज्यादा चाहे वहां पे ये लोग अपने आप को फैला रहे, तो दिस इज गुड पॉइंट। पर अभी भी ज्यादा बिजनेस तमिलनाडु से ही आ रहा है, राइट। बैंक की हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखे दोस्तों, 1921 में बैंक इनकॉर्पोरेट हुई थी नादार बैंक लिमिटेड के नाम से। 1962 में इनको नया नाम मिला, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। 2004 में इन्होंने अपना पहला एटीएम खोला था, और 2012 में इन्होंने अपना मोबाइल बैंकिंग शुरू किया था, और 2022 में क्या आईपीओ आया, राइट। ये भी इनके टाइमलाइन में अब ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना इधर, ये हिस्टोरिकल सेल्स और प्रॉफिट है, और हमारी उम्मीद है हम आने वाले समय में क्या उम्मीद रखेंगे बैंक से। दोस्तों पिछले 3 सालों का धंधा आपके सामने है, 4,000 करोड़ से 4,700 करोड़ 2 साल में ग्रोथ देखा। हम उम्मीद करेंगे 2030 में यही बैंक एक लैंडमार्क 10,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करेगी, जो आज फेडरल बैंक ऑलरेडी है, तब तक फेडरल बैंक 20,000 करोड़ पार कर लेगी, राइट। पर टीएनबी में हम ग्रोथ देखेंगे दोस्तों, धंधा बढ़ेगा, तो पीछे पीछे क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। आज ये बैंक 400 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी 2020 में बैंक 400 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 2022 में ये लोग 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। 2035 आते आते 2030 आते आते ये लोग 2,000 करोड़ के लैंडमार्क प्रॉफिट को पार करेंगे। तो ये बैंक 2,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाएगी। अगर सेल्स बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो पीछे पीछे क्या बढ़ेगा, पीछे पीछे दोस्तों, अरे सॉरी, या पीछे पीछे दोस्तों ईपीएस बढ़ेगा। तुम ईपीएस यानी मेरे हिस्से की अर्निंग से कितनी उम्मीद करें। दोस्तों 2020 में मुझे पर शेयर 28 रुपए 29 रुपए मिलते थे, आज पर शेयर 58 रुपीज मिल रहे हैं। 2030 आते आते 150 रुपए मुझे पर शेयर अर्निंग होगी, पर शेयर अर्निंग। अगर मैं 500 रुपए पे लेता हूं आज, और मुझे 150 रुपए मिलते हैं 2030 में, तो 10 साल में मेरी यील्ड देखो कितनी बढ़ जाती है, राइट। करीबन मैं ये कह सकता हूं ना कि 25% यील्ड तो मुझे मिलने लगेगी। तो ये अच्छी बात है जो एफडी में कभी नहीं मिलने वाली है। इसी वजह से प्राइस में जंप क्या आ सकता है। अभी प्राइस 525 का है, आईपीओ का ऑफर। 2030 में दोस्तों इसका भाव 2500 से 3,000 की रेंज में होगा, 5-6 गुना तो पैसा बनेगा। पर खाली इधर नहीं, ओवरऑल सारी बैंकिंग में बनने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि टीएमबी में ही बन रहा है, पर अगर आप टीएमबी ऑप्ट कर रहे हो, देखो अगर मैं गुजरात का हूं और कोई गुजरात की बैंक आती है, यस आई मे बी इमोशनल, मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू वांट टू इन्वेस्ट, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट ऑन योर स्टेट बैंक। दे हैव गुड प्रेजेंस, दे आर गोइंग गुड, उनके डेटा अच्छे है। देखो सीएसबी में हमने एक बार मना किया था आईपीओ में, क्योंकि वो लॉस कर रहे थे। आपकी बैंकिंग लॉस बैंकिंग नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट, राइट। वी में सी ग्रोथ, 5-6 गुना पैसा इधर होगा, और कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलेगा, वो भी कोई चिंता नहीं है, राइट। पर अभी तक हमने इनका जो कंपैरिजन किया रीजनल प्लेयर के साथ किया, दोस्तों ऐसा नहीं करने। ये प्राइवेट बैंकिंग का खिलाड़ी है, इसको ओवरऑल प्राइवेट बैंक से कंपेयर करो, राइट। तो प्राइवेट बैंक में दूसरी कौन सी बैंक है जो हमने यहाँ कवर नहीं की थी, एचडीएफसी बैंक, अल्फा ऑफ दिस होल प्राइवेट बैंक, खिलाड़ी नंबर 1, सबसे कंसिस्टेंट। दोस्तों ये लोग धंधा 1.7 लाख करोड़ का करते हैं। आईसीआईसी बैंक 1.6 लाख करोड़, एक जमाने में आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी से आगे थी, पर एचडीएफसी के फंडामेंटल आईसीआईसी से स्ट्रॉन्ग थे। आज हम देख रहे हैं एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक से आगे निकल गई है। कोटक बैंक 60,000 करोड़ का धंधा, और इंडसइंड बैंक 38,000 करोड़ का धंधा। तो पूरा बैंकिंग देखो, खिलाड़ी नंबर 1 कौन है, एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को भी हम इनके साथ ही गिन सकते हैं, यानी 2 राजा है बैंकिंग में, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक बोथ, राइट। अब मैंने एक और बात कही थी कि 2030 मतलब ये दशक में हम देखेंगे कोई 2 बैंक, 4 बैंक 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पार करेगी। कौन सी कर सकती है सोचो, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक करेगी ना, राइट। आईसीआईसी बैंक भी करेगी। एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट 1.7 लाख करोड़ पे 38,000 करोड़ है, आईसीआईसीआई के 26,000 करोड़ है। देखो दोनों धंधा ऑलमोस्ट एक जितना करते हैं, पर प्रॉफिट किसके ज्यादा है, एचडीएफसी को, राइट। कोटक बैंक 12,000 करोड़ का प्रॉफिट, इंडसइंड बैंक 4,000 करोड़। एनपीए जो सबसे बेसिक चीज देखी जाती है बैंक, तुम धंधा, तुमने जितने एडवांसेस दिए, अच्छे दिए कि बुरे दिए, देखो सबसे बढ़िया एनपीए किसके है, एचडीएफसी बैंक। ये आज से नहीं है, जब मैं 10 साल पहले निवेश करता था वो टाइम पे भी एचडीएफसी बैंक के एनपीए सबसे अच्छे थे, आज भी इनके अच्छे हैं। सो दे आर कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इसीलिए इनके प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरी जो एसेट्स कहते हैं ना वो इनकी कम है। आईसीआईसी बैंक की 3.5% है जो ज्यादा है। कोटक बैंक की एनपीए भी अच्छी है 2.4, और इंडसइंड 2.3। रिटर्न ऑन इक्विटी एचडीएफसी की 16% जो सबसे बढ़िया है, बाकी बैंक की इनसे कम है। मार्जिन भी एचडीएफसी और कोटक के सबसे बढ़िया है, राइट। बाद में नंबर लगता है आईसीसी और इंडसइंड का। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बैंकिंग में मेरे को पैसा लगाना है, बोलो किधर लगाना चाहिए,
बेस्ट बैंक सब डेटा के हिसाब से एचडीएफसी बैंक है, राइट। सेकंड, ये तो हमने डेटा बताया। आरबीएल बैंक, दोस्तों इसका डेटा मैं खास इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो बैंक है जिनका आईपीओ भी कुछ समय पहले आया था, 2016, 274 पे। 2019 तक इसका भाव 687 रुपीज आ गया था, राइट। देखो दोस्तों, हम भी क्या होते हैं ना कि बहुत सी बार जो लोगों को सुनना होता है ना वो बातें आ जाते हैं, अच्छा नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर हम लोग कन्विंस करते हैं अलग अलग सेक्टर में फ्रंट रनर कंपनी के साथ रहने का, पर लोगों को क्या चाहिए, वो छोटा खिलाड़ी चाहिए जो कल बड़ा बनेगा। तो बहुत से लोगों को ये अट्रैक्शन होता है। आरबीएल बैंक में देखो 2016 में ये बैंक आई तो क्या उम्मीद थी, ये भी बड़ी बैंक बनेगी, राइट। तो इनके परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही आ रहे थे, राइट। हम भी कहते थे यार नो नीड टू वरी, आरबीएल में पैसा डाल सकते हो, अच्छा पैसा बनेगा, जैसे दूसरी बैंक बड़ी हुई ये भी बड़ी होगी। और इन्होंने 3 ही साल में 2.5 गुने पैसे करके दिए, 36 टका का कगार। पर फिर क्या हुआ दोस्तों, अच्छे समय पे तो सब परफॉर्म करते हैं, हमें देखना है बुरे समय में कौन परफॉर्म करे। दोस्तों जब बुरा समय आया आपने देखा कैसे अलग अलग बैंक के परफॉर्मेंस हो गए, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक का क्या हाल हुआ। अच्छे समय में तो सबको सब अच्छा लगता है, हम बोलेंगे फ्रंट रनर में रहो, नहीं नहीं नहीं, छोटे खिलाड़ी बड़े बने। देखो आरबीएल में क्या हुआ, 2016 में 274। जैसे बुरा समय आया 2017 के बाद, दुनिया भर में मंदी के बादल छा गए, दुनिया भर में एनपीए बढ़ने लगी बैंक्स की। इंडिया में ये आरबीएल बैंक 124 रुपया भाव, सीधी एनपीए बार, 6 साल में पैसा आधा हो गया दोस्तों, राइट। देखो अच्छे समय में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बुरे समय में ही देखना है ना कि आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं। आईपीओ से अभी तक देखे दोस्तों 23% का नेगेटिव खगा, एक जमाने आप कहते थे 36% का पॉजिटिव खगा। इसीलिए दोस्तों हम ये कहते हैं रीजनल प्लेयर में कम रहे, राइट, क्योंकि उनके बहुत से रिस्क होते हैं। बढ़िया जो फ्रंट रनर बैंक हो, फ्रंट रनर कंपनी हो, वहां पे रहो तो बुरे समय में आपको बचा लेगा। मैं नहीं कह रहा तमिलनाडु में पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर दोस्तों ऐसी भी तैयारी रखिए, पूरे समय में क्या हो सकता है, राइट। वैसे मेरे को लगता है ये दशक बैंकों के लिए बहुत अच्छा है। ये एचडीएफसी बैंक दोस्तों, पिछले मैंने एग्जैक्ट 20 साल के रिटर्न दिए हुए, 2022 में इनका भाव 21 रुपया था। असल में 21 नहीं था, असल में वो टाइम पे भी 2000 भाव था, पर ये मैं एक्स बोनस और स्प्लिट करके कह रहा हूँ, राइट। तो 21 रुपया भाव था। हमको भी लोग 10 साल पहले कहते थे ये बैंक बहुत बढ़ गई, वो छोटी बैंक लेते हैं ना, यस बैंक ले लेते हैं, आरबीएल ले लेते हैं, बराबर ना। लोगों को ऐसा ही होता है कि ये ज्यादा परफॉर्म करेगी, पर हकीकत ये नहीं है कि हम वर्षों से समझा समझा के थक गए लोग, क्योंकि लोगों को क्या लगता है वो छोटा बहुत बड़ा बन जाता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। अब देखो असल रिटर्न आप देखो, 71 टाइम्स एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न दिए, 21 टका के कगार से रिटर्न दिए। हम तो कहते हैं 12-15 टका उम्मीद करो, पर देखो रिटर्न क्या दिए एचडीएफसी बैंक ने, 21 टका कगार। 21 टका कगार का मतलब 71 टाइम होना होता है, राइट। उसी के साथ अब दूसरी बैंक देखो कैसे परफॉर्मेंस है। अब आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के एनपीए एचडीएफसी बैंक जितने पावरफुल नहीं थे, अच्छे नहीं थे, तो कुछ बुराई रही कुछ सालों में, पर फिर भी इनके रिटर्न 19 टका कगार के देखे गए। कितने कम है, खाली 2 टका कम एचडीएफसी बैंक से, पर ओवरऑल रिटर्न में कितना फर्क पड़ा। एचडीएफसी बैंक 71 टाइम्स हुए, 71 टाइम, 1 लाख पे 71 लाख हुए। आईसीआईसी बैंक में 34 गुना रिटर्न मिले, बुरे नहीं मिले पर अच्छे मिले, लाख के 34 लाख हुए। पर ये दोनों को कंपेयर करो कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो खाली 2 टका, 2 टका नहीं है, 2 टका लंबे समय में बड़ा काम करता था। इसीलिए दोस्तों ये तो फिर भी आईसीआईसी बैंक के रिटर्न अच्छे। अब आप दूसरी बैंक से कंपेयर करोगे, क्या यार कुछ पैसा नहीं मिलेगा, राइट। फ्रंट रनर में रहो तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का इन चीजों। सीएसबी बैंक, हमने आईपीओ में आपको बताया बिल्कुल निवेश मत कर, क्यों, देवर मेकिंग लॉसेस। अब ये भी प्रॉफिट में एक जमाने में आएगी, अभी आगे ना प्रॉफिट में, यहाँ पे भी रिटर्न उतरेंगे, पर वापस फिर लॉस करेगी। तो यार हम क्यों हमारे नसीब पे छोड़े कभी प्रॉफिट कभी लॉस, जब इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। कैसे रिटर्न रहे दोस्तों, 3 साल में 275 का आईपीओ, भी 222 चल रहा है, 60 टका कगार से रिटर्न कम हुए। इससे तो एफडी में डालते तो 60 टका रिटर्न पॉजिटिव तो मिलते, राइट। साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक देखो यहाँ आईसीसी लिखा है, राइट, ये आईसीसी नहीं है। साउथ इंडियन बैंक 3 गुना पैसे हुए, 6 टका कगार से दोस्तों रिटर्न मिले, राइट। ये एरर थोड़ी समझ लेना वहां पे। कॉम्पिटिटर अप्रोच दोस्तों कैसा रहा, सबसे 5 स्टार रेटिंग हम किसको देंगे, एचडीएफसी बैंक, 5 स्टार रेटिंग। 10 साल पहले जब हम लेते थे तब भी लीडर था, आज भी अगर हम हमारे फंड में कोई बैंक लेते तो क्या लेते हैं, एचडीएफसी बैंक। ये लीडर है, नंबर 1, कंसिस्टेंट है, कभी धोखा नहीं दिया यार कि ये चेयरमैन ने कुछ घपला कर दिया इनके एनपीए बढ़ गए, ऑलवेज क्लियर, हाई लिक्विडिटी रेशियो, बढ़िया सोल्वेंसी रेशियो, बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, पहली प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी बैंक 4 स्टार रेटिंग देंगे, 5 नहीं दे पाएंगे। ये लीडर नंबर 2 है, इनकंसिस्टेंट है, इनके एनपीए गवर्नमेंट बैंक जितने हो गए थे, राइट। अभी अच्छा कर रहे तो क्या अच्छा, चलो अच्छा कर रहे तो अच्छा, ये परफॉर्म बढ़िया ही करेगा, पर एचडीएफसी के बाजू में थोड़ी ना इसको बिठाएंगे। अच्छे हैं इनके भी लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब टीएमपी दोस्तों थर्ड प्रायोरिटी, सिर्फ 2 स्टार में दे पाऊंगा इसको, ना लीडर है, अच्छा रीजन का लीडर हुआ, तमिलनाडु में लीडर हुआ, पर ओवरऑल लीडर नहीं हुआ।
इनकंसिस्टेंट, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी सब अच्छा है। तो यस, पैसा डाल सकते हो, पैसा तो बनेगा इधर भी, पर हमें इधर भी बनेगा चाहिए कि जहां डालो बनना ही चाहिए। तो टॉप प्रायोरिटी कौन सी आप समझ लो। मैं डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, मैंने जो कुछ यहाँ पे सिखाया ये टीचर की तरह सिखाया है। मैं चाहता आपको 10 मिनट का वीडियो बना के दे सकता था टीएमबी का, ये अच्छा है डालो पैसा, पर हम टीचर है दोस्तों, हम कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है कि खाली आके आपको जो भी चीज आई उसकी अच्छी अच्छी बातें बतानी है। हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि कल हम ना हो तो आप खुद अपने आप डिसीजन ले सको कि ये नया आईपीओ आया, इसमें क्या करना है। राइट, पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप अपने व्यू दीजिएगा। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे बताइएगा, नहीं पीवी भाई मेरे को ऐसा लगता है। राइट, सीखना चाहते हो ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप पे हमारे फ्री में बहुत से ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, आप फ्री में ऐप पे ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑर्गेनाइज वे में सीखना चाहते हो, हमारी अलग अलग बैचेस चलती है, आप डेफिनेटली टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कॉल करके 2 महीने बाद जब बैच चालू होगी ज्वाइन हो जाओ। राइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री पे बात करने पे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।